जब से मानव इतिहास ने सभ्य तरीके से रहना प्रारंभ किया, तब से एनर्जी की आवश्यकता रही है। शुरुआत में लोगों द्वारा एनर्जी के रूप में लकड़ी का इस्तेमाल वार्मथ और कुकिंग के लिए किया जाने लगा। उसके बाद कोयले का इस्तेमाल होने लगा, क्योंकि लकड़ी के बराबर मात्रा में कोयले से 4 गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती थी। उसके बाद एंशिएंट सिविलाइजेशन में बिटुमेन, जो कि नेचुरल एस्फाल्ट होता था, उसका चलन शुरू हुआ। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे सरसों का तेल, तिल का तेल, बिलोना घी का इस्तेमाल भारतीय वैदिक परंपरा में शुरू से होता रहा है। इंग्लैंड में व्हेल ऑयल की शुरुआत 16वीं शताब्दी से लेकर 1850 तक रहा। लंदन में 1740 में 5000 स्ट्रीट लैंप बास्क व्हेलर के लुमेरा व्हेल ऑयल से जलते थे। 1850 में कनाडा के जियोलॉजिस्ट अब्राहम गेस्नर ने कोल से केरोसिन बनाने का प्रोसेस डेवलप किया और केरोसिन गैस लाइट कंपनी बनाई। केरोसिन, जो कि जलने में व्हेल ऑयल से बेटर था, इस कंपनी ने कनाडा के हैलिफैक्स सिटी और उसके आसपास के शहरों में स्ट्रीट लाइटनिंग इंस्टॉल की और उसके बाद 1854 तक अमेरिका के शहरों में एक्सपेंड किया, जहां उसने नॉर्थ अमेरिका केरोसिन गैस लाइट कंपनी न्यूयॉर्क में स्थापित की। वर्ल्ड का फर्स्ट रियल ऑयल वेल रशिया में बाकू के पास एश्रियन पेनिनसुला है, जिसको 1854 में रशियन मेजर निकोलाई एलेक्सीव ने ड्रिल किया था। विंस्टन चर्चिल ने कहा था, इफ ऑयल इज अ क्वीन देन बाकू इज हर थ्रोन। 1908 तक वर्ल्ड का 30% ऑयल बाकू से ड्रिल होता था। वर्ल्ड्स फर्स्ट सिस्टमैटिक रिफाइनरी, द रेफो ऑयल रिफाइनरी, 1857 में रोमानिया की राजधानी बुलचेरिस्ट के पास प्लोस्टिन में स्टैब्लिश हुई। 1857 में रोमानिया 275 टन क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता था। 1854 में अमेरिका की पहली पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन कंपनी रॉक ऑयल कंपनी को जॉर्ज हेनरी ब्रेसिल ने बनाया, इसलिए जॉर्ज ब्रेसिल को फादर ऑफ अमेरिकन ऑयल इंडस्ट्री कहा जाता है। कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इस कंपनी को रीऑर्गेनाइज करके सेनिका ऑयल कंपनी बनाई गई। सेनिका ऑयल कंपनी ने एडविन ड्रेक को हायर किया और पहला ऑयल वेल पेनिनसिल्वेनिया में 27 अगस्त 1859 को ड्रिल सक्सेसफुल हुआ। 1857 जब वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी बनाई जाती है, जेडी रॉकफेलर हेनरी फ्लेजर द्वारा। 1872 में एक महत्वपूर्ण घटना होती है, जिसको क्लीवलैंड मैसेकर के नाम से जाना जाता है, जिसमें स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी अपनी 26 कॉम्पिटिटर में से 22 कॉम्पिटिटर को एक महीने के दौरान खरीद लिया जाता है और एक ऑयल मोनोपोली की मेगा कॉन्ग्लोमरेट उभर कर आती है। 1879 तक यूएस का 90-95% ऑयल रिफाइनिंग का कंट्रोल स्टैंडर्ड ऑयल के पास आ जाता है। फिर इस कंपनी की एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस की वजह से अमेरिकन पब्लिक के प्रेशर और यूएस कोर्ट्स में तमाम केसेस के बाद 1911 में यूएस सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है कि ऑयल मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए 34 डिफरेंट एंटिटीज में ब्रेक किया जाता है, जिससे कई मेजर कंपनीज का जन्म होता है, जैसे स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ न्यू जर्सी, जो आज एक्सॉन के नाम से फेमस है, स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ न्यूयॉर्क मोबिल के नाम से फेमस है, और स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया शेवरॉन के नाम से फेमस है। तो ये तो हुई ऑयल मोनोपोली की अमेरिकन लीनेज। आइए अब बात करते हैं ऑयल मोनोपोली की यूरोपियन लीनेज की। 1907 में ठीक अमेरिका की तर्ज पर 2 कंपनीज, रॉयल डच पेट्रोलियम हेग शेल ट्रांसपोर्ट ट्रेडिंग कंपनी लंदन को मर्ज करके बनाई गई। यूरोपियन ऑयल कंपनी रॉयल डच शेल, जिसको आज हम शेल कंपनी के नाम से जानते हैं। तीसरी वर्ल्ड की ऑयल मोनोपोली लीनेज है यूएसएसआर, यानी कि रशिया से। सोवियत यूनियन की नोबेल फैमिली ने जो पहले इंजीनियरिंग के बिजनेस में थी, 1879 में लुडविग नोबेल, रॉबर्ट नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल ब्रदर्स ने ब्रेनोबिल कंपनी की शुरुआत की। इसी ब्रेनोबिल कंपनी ने वर्ल्ड का पहला मॉडर्न ऑयल टैंकर ज़ोरोस्टर कैस्पियन सी के लिए बनाया, जो कि इंजन रूम और कार्गो को सेफली सेपरेट करने में सफल रहा। इससे पहले बैरल्स में ऑयल ट्रांसपोर्ट किया जाता था। नोबेल ब्रदर्स ने इस डिजाइन को पर्पसफुली पेटेंट नहीं करवाया, ताकि टेक्नोलॉजी क्विकली
स्प्रेड हो पाए। 1890 से 1900 तक के काल में ब्रेनोबल कंपनी रशियन एम्पायर की सबसे बड़ी कंपनी बनकर उभरती है। परंतु 1917 टू 1918 के बोल्शेविक रेवोल्यूशन के आफ्टर इफेक्ट्स में बोल्शेविक गवर्नमेंट ने सभी ऑयल एसेट को नेशनलाइज कर दिया, जिससे नोबल फैमिली का कंपनी से कंट्रोल हट गया और रशिया में स्टेट ऑयल ट्रस्ट का कंट्रोल आ गया। ब्रेनोबल कंपनी ने जो वेल्थ नोबल कंपनी को बना कर दी, उसी से नोबल प्राइज को फंड किया गया। इन्हीं तीनों भाइयों में से अल्फ्रेड नोबल ने नोबल प्राइज क्रिएट किया था। अब तक हमने वर्ल्ड वॉर 1 से पूर्व की 3 जियोग्राफिकल पावर्स अमेरिकन, यूरोपियन और रशियन मेगा ऑयल हेरेकी को समझा। अब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच मिडिल ईस्ट में न्यू ऑयल फील्ड्स की जो डिस्कवरीज होती है उस पर चर्चा करते हैं, यानी कि 4th जियोग्राफिकल ऑयल पावर। पहली डिस्कवरी 1908 में ईरान में हुई। मस्जिद सुलेमान ऑयल फील्ड की डिस्कवरी एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी थी, 1954 में इसी कंपनी का रीनेम करके एक नई कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम बनाई गई और कंपनी के ईरानियन लोकल एसेट्स का राष्ट्रीयकरण ईरान सरकार द्वारा किया गया और नाम रखा नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी। 1932 में बहरीन में जबल अद दुखन ऑयल फील्ड, 1938 में सऊदी अरेबिया में दमन ऑयल फील्ड, जिसमें सऊदी आरामको कंपनी का जन्म हुआ। 1938 में कुवैत में बर्गन ऑयल फील्ड, 1958 में अबू धाबी मुर्बन ऑयल फील्ड, 1960 में 5 देश ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत, वेनेजुएला ने ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज बनाई, जिसमें आज 12 देश जुड़े हैं। एक अनुमान के मुताबिक 50% प्रूवन ऑयल रिजर्व मिडिल ईस्ट के देशों में ही है। यही कारण है कि वैश्विक पावर्स ऑयल के कंट्रोल को लेकर इन देशों में युद्ध करती हुई नजर आती है। 1991 तक इन तीनों ग्लोबल पावर्स अमेरिका, यूरोप, सोवियत यूनियन, रशिया में एक शक्ति संतुलन था, लेकिन 1991 के सोवियत यूनियन के विघटन के बाद शक्तियों के पावर इम्बैलेंस की वजह से युद्ध बढ़ने लगे। वर्ल्ड ऑयल रिजर्व्स में 18% के साथ वेनेजुएला सबसे ऊपर है, फिर सऊदी अरेबिया 16%, ईरान 13%, कनाडा 10%, इराक 9%, कुवैत 6% पर आते हैं। आइए अब ऑयल प्रोडक्शन के इस चार्ट को देखते हैं। यूएस का डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन 1900 से लेकर 1971 तक लगातार बढ़ता रहा और फिर 1971 से 2008 तक घटता रहा है। तो 1971 की ऐसी कौन सी घटना थी जिससे ये डाउनफॉल शुरू हुआ? इसको समझने से पहले 1944 में हुए ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट को समझते हैं, जिसने वर्ल्ड के न्यू इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम की आधारशिला रखी, जिसमें यूएस डॉलर को गोल्ड के साथ पेग किया गया। $35 पर आउंस ऑफ गोल्ड। बाकी देशों की करेंसी को डॉलर के साथ पेग किया गया था, लेकिन 15 अगस्त 1971 को अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने इस गोल्ड बैक्ड यूएस डॉलर को हटा दिया और कमोडिटी बैक्ड मनी से फिएट करेंसी सिस्टम को शुरू किया। फिएट करेंसी मतलब बिना किसी कमोडिटी बैकिंग के जितने डॉलर मर्जी से छापो और पूरी दुनिया में सर्कुलेट करो। 3 मुख्य कारण थे इस बदलाव के। पहला है राइजिंग इन्फ्लेशन, दूसरा है मैसिव ट्रेड डेफिसिट, तीसरा घटता गोल्ड रिजर्व। और फिर अमेरिका ने 1974 में एक नई पेट्रो डॉलर सिस्टम की शुरुआत की, सऊदी अरेबिया से संधि करके, क्योंकि इस वक्त तक सभी खाड़ी देशों में ऑयल प्रोडक्शन सुचारू रूप से शुरू हो गया था। इस पेट्रोल डॉलर सिस्टम में जितने भी देश ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, वो अपना ऑयल सिर्फ डॉलर में ही बेच सकते हैं। अगर दुनिया के देशों को तेल खरीदना है तो डॉलर इकट्ठे करने पड़ेंगे। डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर मजबूत होगा। इसी कारण डॉलर दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है और 1991 तक ये बैलेंस चलता रहा। लेकिन जैसे ही सोवियत यूनियन का विघटन हुआ, इस दुनिया का पावर बैलेंस ब्रेक हुआ।
फिर जिस भी देश ने ऑयल को डॉलर के अलावा दूसरी करेंसी में सेल करने की कोशिश की, रिजल्ट क्या हुआ सबके सामने है। जैसे 1990 टू 91 का गल्फ वॉर, सद्दाम हुसैन ने ऑयल को डॉलर में बेचने से मना किया। रिजल्ट, इन 2003 यूएस अटैक्ड इराक एंड रीगेन इराक ऑयल कंट्रोल। लीबिया में गद्दाफी ने गोल्ड बैक्ड दिराम की बात की। रिजल्ट, गद्दाफी को हटाकर रीगेन कंट्रोल। वेनेजुएला ने पेट्रो डॉलर व्यवस्था से बाहर जाने की कोशिश की। अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मेडुरो को उठा लिया। रिजल्ट, अमेरिका रीगेन्ड ऑयल कंट्रोल ऑफ वेनेजुएला। ईरान ने भी पेट्रो डॉलर को समय समय पर चुनौती दी। अब रिजल्ट हम सबके सामने है। अमेरिका का मुख्य उद्देश्य पेट्रो डॉलर को कायम रखना है ताकि अमेरिका डॉलर को जितना मर्जी प्रिंट कर सके और दुनिया में फैला सके। अब अगर जितना डॉलर पिछले वर्षों में प्रिंट हो चुका है, अगर दुनिया के देशों में डॉलर की डिमांड नहीं रहेगी तो डॉलर टूटेगा और फिर अमेरिका सुपर पावर नहीं रह पाएगा। आत्मनिर्भर सुपर मिलिट्री पावर ही एक देश को सुपर पावर बनाती है। बाकी चाहे हम दुनिया भर की बातें करते रहें, और सिर्फ ऑयल की रिक्वायरमेंट ही अमेरिका को वॉर में जाने का कारण नहीं होती है, जैसा अमूमन बताया जाता है। इसको समझने के लिए एक बार फिर उस ऑयल प्रोडक्शन के चार्ट पर चलते हैं, जिसमें 1971 से अमेरिकन डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन घटता गया जब से पेट्रो डॉलर की शुरुआत हुई। लेकिन 2008 के बाद तो अमेरिका फिर से वर्ल्ड टॉप ऑयल प्रोड्यूसर बन चुका है, क्योंकि अमेरिका ने न्यू शेल ऑयल टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, जिसमें हाइड्रोलिक फ्रैकिंग, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जैसी न्यू टेक्नोलॉजी से 2008 के बाद शेल ऑयल की क्रांति हुई है। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज से वॉर अमेरिका डोमेस्टिक कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट के लिए नहीं करता, क्योंकि शेल ऑयल प्रोडक्शन के बाद वह खुद नेट एक्सपोर्टर है। युद्ध किए जाते हैं पेट्रो डॉलर को बचाने के लिए, ताकि राजा हमेशा राजा बना रहे।